हेलो वीवर्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स मेड इजी। हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं। इंटरफेरेंस में फ्रिंज पैटर्न जो बनता है उसमें डार्क ब्राइट अल्टरनेट फ्रिंजेस बनती हैं। तो जहाँ डार्क है, जहाँ ब्राइट है, उनकी इंटेंसिटी क्या है हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। बहुत बड़ा टॉपिक है इंटरफेरेंस अपने आप में ही। फ्रिंज विड्थ कितनी है, पूरे इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट को अगर पानी में किया जाए तब क्या होगी फ्रिंज विड्थ, मोनोक्रोमैटिक सोर्स हो ना हो, वाइट लाइट हो तब क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो समझ में आने के लिए ज़रूरी है आपका पेशेंस रखना और बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा जा रहा है उसको हम कैसे आंसर दें। मैंने ये डायग्राम रोक के रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे इंटरफेरेंस वाले में जितने भी वीडियो पढ़ते हैं तो उसमें ये जो सोर्स है ये सोडियम वेपर लैंप है तो मोनोक्रोमैटिक माना जाता है। केवल 2 लाइंस D1 D2 होती, तो उनमें मोनोक्रोमैटिक सोर्स कैसे प्रैक्टिकली जनरेट करेंगे, वो क्या है, सोडियम वेपर लैंप। वैसे तो लेज़र बीम्स होती, हाईली मोनोक्रोमैटिक एंड हाईली कोहेरेंट। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो ये डबल स्लिट क्या है, यही तो कार्डबोर्ड पे अगर आपने स्लिट काटी है तो जो ये सोर्स है, इस सोर्स से जो आने वाली रेज़ हैं वो रेज़ जब इन दोनों डबल स्लिट पे पड़ती हैं और आगे फ्रिंज पैटर्न बनाती है तो इनकी हमने मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी देख ली। आज हम लोग पहले डिटरमाइन करेंगे कि इनकी चौड़ाई क्या है, जो पट्टियाँ बनती हैं फ्रिंजेस, इनकी विड्थ कितनी है और क्या है इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न देखने के लिए उनके फ्रिंजेस का शेप S1 S2 के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। और कोहेरेंट सोर्सेज में हम देखेंगे कि कोहेरेंट सोर्स S1 S2 कब हैं तो कैसा फ्रिंज पैटर्न मिल रहा है, कब अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो हम इंटरफेरेंस नहीं देखते, हम नहीं देख सकते इंटरफेरेंस पैटर्न। नहीं, हमारी आँखें परसिस्टेंस ऑफ विज़न की वजह से इंटरफेरेंस को यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन जैसा समझती हैं अगर सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है। फिर से अब चर्चा शुरू करते हैं तो समझते चलिएगा। आता है क्वेश्चन, टू फाइंड आई मैक्सिमम आई मिनिमम, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रिंजेस। वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। आज चर्चा करते हैं कि फ्रिंज विड्थ कैसे डिराइव करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब हमने देखा है कि जो ये एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप को हम अगर ऐसे मान लें कि जो ये एक सोर्स है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स, और इस सोर्स से हम आगे बढ़ते हैं तो जो 2 स्लिट्स हैं वो स्लिट्स ऐसे लगाई गई हैं कि जो सोर्स है वो उसके राइट बाइसेक्टर पर रहे और ये डिस्टेंस आगे बढ़ती हुई स्क्रीन ये बनाती है। यहाँ पर स्क्रीन है, ठीक है, ये दिस इज स्क्रीन। तो अब ये जो स्लिट है, अब ये देखिए ये स्लिट, एक स्लिट ऐसे कटी हुई है, एक स्लिट ऐसे कटी हुई है। तो ये स्लिट क्या है, इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, लाइट के वेवलेंथ का ऑर्डर का, बहुत स्मॉल। बनती कैसे हैं कि अगर आप वो लीजिए ग्लास, कोई पीस लीजिए, ग्लास की शीट लीजिए, उसको ऊपर उसके एक स्मोक की लेयर, कालिक, आप उसे जमा लीजिए दीपक से या किसी कैंडल से और उसमें केवल ब्लेड से स्क्रैच कर दीजिए, बहुत फाइन लाइन, और वो डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा ना हो दोनों लाइन के बीच की। तो ये जो स्लिट जहाँ पर स्क्रैच हो जाएगा वहाँ से वो स्मोक पार्टिकल्स हट जाएंगे, वो हो जाएंगे ये S1 S2। फिलहाल यहाँ एक S मोनोक्रोमैटिक सोर्स है और मोनोक्रोमैटिक सोर्स हम कैसे बना भी सकते हैं कि अगर एक सोर्स को कई बार बुक्स में ऐसे दिखाते हैं कि लेंस है, लेंस के फोकस पर अगर एक सोर्स रख दें तो आगे आने वाला वो कैसा हो जाएगा, वेव फ्रंट प्लेन। सो आपको पढ़ा चुकी हूँ हाइगेंस वेव थ्योरी में, यहाँ से कैसा वेव फ्रंट हो जाएगा, प्लेन, तो ये सोर्स हो जाएगा। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो सोर्स है, ठीक है, वो सोर्स ये स्लिट है, उससे जो लाइट निकल रही है ये सोर्स है, ठीक। अब इस सोर्स से
हमने इसी के वेव फ्रंट पर हमने अगर पॉइंट सोर्स लिया है या स्लिट है तो ये लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स है तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है। तो अब सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है तो ये जो दोनों S1 S2 हैं ये सेम वेव फ्रंट पर ही तो सिचुएटेड हैं। ये मान लीजिए ये वेव फ्रंट आ रहा था, सेम वेव फ्रंट पर सिचुएटेड हैं तो उनसे निकलने वाली वेव्स भी सेम फेज में होगी। तो ये सोर्सेज कैसे हैं? कोहेरेंट सोर्सेज। ओके, तो ये जो दो स्लिट कटी हैं और ये जो दो स्लिट कटी हैं उनसे जो लाइट चल रही है तो एस की सीध में स्क्रीन के इस पॉइंट पर C पर S1 से जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस होगी S2 से। अब मैं ये नहीं दिखाती हूँ, S1 S2 खाली लिखती हूँ। और S1C और S2C डिस्टेंस बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि इस लाइन के ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस। अगर ये पूरी डिस्टेंस को लिखा जाए स्मॉल d, मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये पूरी डिस्टेंस है स्मॉल d, S1 से S2 के बीच की दूरी, तो ये आधी d/2 यहाँ और d/2 यहाँ। ठीक, अब इस पॉइंट का नाम अगर मैं रख दूँ कुछ, मान लीजिए O नाम रखती हूँ, तो अब आप देखते हैं कि C पर ब्राइट फ्रिंज बनती है क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 हमें पता है, सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर मैं नोट कर लेती हूँ कि पाथ डिफरेंस क्या क्या होता है मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए। तो मैक्सिमा के लिए n लैम्डा और मिनिमा के लिए 2n-1 λ/2 है ना, पाथ डिफरेंस। ऐसे ही फेज डिफरेंस आपको पता है, वो भी 2n पाई और 2n-1 पाई। अब आप देखिए यहाँ से जो रे S1 से C तक आएगी, S2 से C तक आएगी, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0, पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0, तो यहाँ पर क्या बनेगी? ब्राइट फ्रिंज, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक, अब किसी भी पॉइंट पर, मान लिया ये पॉइंट P है, उस पर हमें नहीं पता कौन सी फ्रिंज बनती है। हमने तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा है, सेंटर ब्राइट के बाद दोनों तरफ डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। मान लेते हैं कि P पर जिसकी डिस्टेंस है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से Y, तो nth ब्राइट फ्रिंज बनती है। मान लिया ये पॉइंट P है तो P पर nth ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, इसलिए YN मैंने लगा दिया सफिक्स। ठीक है, लेट एट P nth ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब क्या होगा? अगर nth ब्राइट फ्रिंज बनती है तो P पर फ्रिंज बनती कैसे है? S1 से रे आती है, तो S1 से रे आएगी P तक, आप उसको ऐसे मिलाएंगे, ये डिस्टेंस मान लिया ये है P पॉइंट, और S2 से जाएगी तो S2 से आप इसको ऐसे मिलाते हैं। ठीक, और मिड पॉइंट जो है O, उससे आप मिलाते हो उसी पॉइंट P को, याद रखिएगा आप। तो अब ये देखिए, जो स्लिट से S1 S2 से जो जा रही P पे मिल रही हैं, उनके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही पर तो बेस्ड है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का बनना। तो अब आप देख रहे हैं कि जो O से S1 S2 के मिड पॉइंट O से जो ये OP लाइन है, वो मान लिया थीटा एंगल बनाती है इस डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ S1 S2 एंड स्क्रीन। तो अब ये स्क्रीन से अगर ये D डिस्टेंस है तो आप देख रहे हैं कि ये अगर थीटा एंगल बनाती है तो ये थीटा एंगल OP लाइन बना रही है D से या OC से। क्या S1 से P तक की डिस्टेंस और S2 से P तक की डिस्टेंस सेम है? नहीं। आप देख रहे हैं S2 यहाँ नीचे है, कितना पाथ डिफरेंस है, रास्ते में क्या अंतर है। तो पाथ डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे? अगर हम यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दें। अब आप देखो, अगर इसका नाम मैं रख दूँ M, तो ध्यान दो कि ये S1P और MP ये डिस्टेंस तो बराबर है, S2M ही तो हुआ इतना एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस।
और एक और अजम्पशन यहाँ पे मैं बताऊँगी कि जो ये O से P की डिस्टेंस है, जो डॉटेड लाइन OP है, वो एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंज एट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ S1 एंड S2 है। और अगर ये S1 S2 इतने पास हैं कि ये सारी रेज करीब करीब पैरेलल हैं, तो ये S2 से जो यहाँ पर एंगल है ये भी एंगल थीटा। मतलब अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये भी एंगल क्या होता है? थीटा। अब अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? थीटा। तो दो आपको थीटा पता है, एक थीटा यहाँ पर है, ये वाला एंगल जो इस वाले में मैंने दिखाया, और एक ये थीटा। क्लियर? अब आप देखते हैं कि जो S1 S2M है, ये पाथ डिफरेंस है और पाथ डिफरेंस P पर है। एट P पाथ डिफरेंस S2M इक्वल टू, हम लिखेंगे n लैम्डा, सिंस एट P क्या बन रही है? कौन सी फ्रिंज बन रही है? ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है? n लैम्डा। ओके, अब आप थोड़ा सा ध्यान दो कि ये पाथ डिफरेंस है कितना। तो इस ट्रायंगल पे, ट्रायंगल S1 S2M, इसमें आप देखोगे कि S2M की वैल्यू किसके बराबर है? अगर ये एंगल थीटा है, S1 S2D है, तो ये किसके बराबर है? D साइन थीटा। जिन्हें समझ में नहीं आता वो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये S1, ये S2 और यहाँ से ये 90 डिग्री है, ये M है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। थीटा के सामने ही तो है ये S2M, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तो है D। तो आप क्या लिखोगे? साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? S2M परपेंडिकुलर अपॉन S1 S2। S1 S2 कितना है? D। तो ये समझ में आना चाहिए, S2M इक्वल टू D साइन थीटा। क्लियर? अब S2M हमने पाथ डिफरेंस माना है कि nth ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तो किसके बराबर रख सकते हैं हम लोग? किसके बराबर? n लैम्डा। तो n लैम्डा इक्वल टू D साइन थीटा। इससे साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? n लैम्डा अपॉन D। अब n दूसरी, तीसरी, पांचवी कोई भी फ्रिंज होगी, और साइन थीटा ये बहुत छोटा होता है। क्यों? पता है आपको D मिलीमीटर के ऑर्डर का, और आपको लैम्डा भी पता है एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का। तो एंगस्ट्रॉम तो बहुत छोटा है ना, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू भी बहुत कम होती है। और अगर साइन थीटा बहुत कम होता है तो साइन थीटा, टैन थीटा दोनों बराबर होते हैं। इसलिए ये हमने अगर साइन थीटा के लिए लिखा, तो अब बड़े ट्रायंगल OPC, इसका नाम अगर C ले लें, तो ट्रायंगल OPC से हम निकालेंगे टैन थीटा। किसके बराबर होगा टैन थीटा? देखिए ट्रायंगल OPC से वो होगा परपेंडिकुलर, दैट इज दिस डिस्टेंस YN अपॉन क्या डिस्टेंस है? डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन D। अब मैंने बताया अभी साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल थीटा। और थीटा क्यों स्मॉल होगा? क्योंकि लैम्डा एंगस्ट्रॉम ऑर्डर, ये मिलीमीटर का ऑर्डर। तो अब आप क्या लिखोगे? फॉर वेरी स्मॉल एंगल थीटा साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा। अब क्या हो गया? आपके पास n लैम्डा अपॉन स्मॉल d इक्वल टू YN अपॉन D। इससे YN की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? DN लैम्डा अपॉन D। क्लियर? अब थोड़ा सा बस ध्यान और दे लो, आपको फ्रिंज विड्थ का डिटर्मिनेशन पूरा पता चल जाएगा। nth ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल से YN डिस्टेंस पर है, तो YN की वैल्यू ये आई। बस एक लाइन याद रखना, n के बाद नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज कौन होगी? n+1। तो ब्राइट की बात कर रहे हैं, n के बाद डार्क आएगी,
ब्राइट के बाद तो हमेशा डार्क आती है, लेकिन मैं कह रही हूँ nth ब्राइट फ्रिंज के बाद नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज कौन सी होगी। तो अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज। तो हम क्या लिखेंगे, n की जगह रिप्लेसमेंट कर देंगे n+1 से, डायरेक्ट है ये। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y सफिक्स n+1, ये सब सफिक्स हैं, ये y n। तो n की जगह n+1 डायरेक्ट लिख दोगे तो d लैम्डा d, ये तीनों आपने अलग लिख लिए, और इस n की जगह n+1 तो कितना हो जाएगा n+1। अब आप देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, ये nth फ्रिंज की डिस्टेंस है सेंट्रल फ्रिंज से, और ये n+1th फ्रिंज की डिस्टेंस है, यानी नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज की। तो फ्रिंज विड्थ किसे कहेंगे, आप देखिए फ्रिंज विड्थ किसके बराबर निकलेगा। अब आपको पता है दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में कौन सी फ्रिंज छिपी होगी, डार्क। तो फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, क्यों डार्क फ्रिंज लिखा समझ में आ रहा है, यहाँ पे ब्राइट है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्राइट बनी, तो बीच में कौन सी बनेगी, डार्क। यहाँ पर हो yn है, और यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं डिस्टेंस दिखाऊं तो वो डिस्टेंस कितनी होगी, yn+1। तो बीच की डिस्टेंस यही तो बची है। मान लिया ये अगर p डैश है, ओके, मान लिया ये अगर p डैश है, तो p डैश पे हम कौन सी बना रहे हैं, n+1 है, तो ये बीच की जो गैप है यही तो फ्रिंज ऑफ विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। तो किसके बराबर होगी, yn+1 माइनस yn। अब आपको पता है किसकी वैल्यू आ जाएगी, d लैम्डा अपॉन d, कॉमन ले लेंगे तो n+1 माइनस n। देखिए d लैम्डा अपॉन d कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, n+1 माइनस n, n कट गया, कितना आया, d लैम्डा ओवर d। इसी को डिनोट करते हैं बीटा से। तो आपके पास फार्मूला क्या बना कि जो फ्रिंज विड्थ आई वो किसके लिए आ गई, डार्क फ्रिंज विड्थ, बीटा किसके बराबर हो गई, d लैम्डा अपॉन d। आपको फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन दिखाना होता है तो आप ऐसे दिखाते हो। हाँ, अगर आपसे स्पेशली कोई पूछे आप कैसे शो करोगे कि जितनी ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है उतनी ही डार्क की भी है, तो आप बता सकते हो, यहाँ तक तो ये सफिशिएंट है बताना। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे यही फ्रिंज विड्थ डार्क की जो फ्रिंज विड्थ है यही ब्राइट की भी होगी, देन व्हाट विल यू डू, क्या करना होगा, हम मान लेंगे तब कि P पर ब्राइट की जगह, अब देख लीजिए आपने अगर ये नोट कर लिया तब मैं आगे बताऊं। अब अगर कोई P पर ब्राइट की जगह डार्क कर दे तो हम nth डार्क फ्रिंज कर देंगे, ठीक है। अब nth डार्क फ्रिंज के लिए तो डार्क का फार्मूला ही क्या होता है, डार्क फ्रिंज के लिए हमने देखा 2n-1 λ/2, तो आप 2n-1 λ/2 कर दोगे। जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2n-1 और λ/2, है ना। और तब आप देखते हो कि जो आपके पास एक्सप्रेशन आता है उससे भी कोई भी आप एक्सप्रेशन लेते हैं तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा उस एक्सप्रेशन से ब्राइट फ्रिंज की भी विड्थ उतनी ही आएगी। अब आपके पास अगर yn हो जाएगा तो n की जगह हम लोगों ने क्या लिखा है, 2n-1 λ/2। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अब एक देखिए नेक्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए ये 2n-1 λ/2 है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में n-1 फिर -1 ब्रैकेट क्लोज्ड λ/2। थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए। तो अब आपके पास n की जगह n+1, नेक्स्ट डार्क है तो n की जगह n+1 हो गया। तो अब आप देखते हैं इसमें से ये एक्सप्रेशन हम माइनस करेंगे। अब आप माइनस करोगे तो फ्रिंज विड्थ आपको निकालनी है ब्राइट फ्रिंज की, तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, ब्राइट फ्रिंज के लिए।
अब आप देखिए ब्राइट फ्रिंज के लिए फ्रिंज विड्थ आ जाएगी आपके पास। कैसे आएगी? 2n प्लस 2 और ये -1, तो 2n प्लस 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपके पास d लैम्डा बाई d कॉमन ही रहेगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2n प्लस 1, यहाँ लैम्डा बाई 2 d लैम्डा बाई 2d ये कॉमन रहेगा, अंदर आ जाएगा 2n प्लस 1 और माइनस यहाँ पर 2n माइनस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -2n माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2n कैंसिल हो जाएगा। देखिए कितना आ गया? 1 और 1 2, दिस 2 and 2 विल बी कैंसल्ड। फाइनली आपके पास फिर से वही बचा क्या? d लैम्डा अपॉन d। तो आपको क्या पता चलता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंजेस जो मिलती हैं डार्क और ब्राइट, उनकी विड्थ सेम होती है। तो ये जो फ्रिंजेस हैं ये इक्वली स्पेस्ड डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हैं, चाहे जिसकी भी विड्थ आपको निकालनी हो, मैंने आपको बताया ऐसे कैलकुलेट करें। तो अब फ्रिंज विड्थ निकालने के बाद जो डार्क फ्रिंज हो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो, उसका फॉर्मूला आता है d लैम्डा अपॉन d। हमें पता है कि जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उसकी दोनों तरफ अल्टरनेट ऑर्डर में फ्रिंज डार्क और ब्राइट दोनों बनती हैं। इसमें आप देखते हैं कि लैम्डा बहुत छोटा है, d मिलीमीटर में नॉर्मली दिया रहता है और ये d मीटर में। तो ये जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से बहुत सारी आपको फर्दर 1 मार्क क्वेश्चन के जवाब आने चाहिए। वो क्वेरीज कैसी हैं? पहली, अगर ये पूरा एपरेटस पानी में डाल दिया जाए तो फ्रिंज की विड्थ कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी? याद रखना कि d और d तो ये कांस्टेंट है ना, तो पानी में मीडियम चेंज हो गया ना, पानी में क्या हो जाएगा? लैम्डा W विल बी लेस देन लैम्डा एयर, देयरफॉर पानी में डालने पर बीटा फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? लेस देन फ्रिंज इन एयर। बस एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, सेकंड पॉइंट में मैं बता रही हूँ कि जो ये लैम्डा अपॉन d है, इसको कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ओके, और इसमें इस एंगुलर फ्रिंज विड्थ को डिनोट करते हैं थीटा से, और थीटा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, फाइंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछा गया था और दिया गया था बीटा और डी। यहाँ तो फॉर्मूला दिख रहा है, तो आपको लैम्डा अपॉन डी एंगुलर फ्रिंज विड्थ का तो फॉर्मूला याद है, और पूछा जा रहा है उसमें ना लैम्डा दिया है ना डी दिया है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसी रिलेशन से आया, लैम्डा बाई डी इक्वल टू किसके बराबर है? बीटा अपॉन डी। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है, पानी में डाल दें पूरा क्या होगा? लाइट की वेवलेंथ फ्रिंज विड्थ से तो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? बीटा डी अपॉन डी। किस कलर की फ्रिंज, रेड या वॉयलेट, ज़्यादा चौड़ी होगी? सीधे इसी फॉर्मूले से। देखिए थर्ड क्वेश्चन, डी और डी तो कांस्टेंट है, किस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है? रेड कलर की। तो थर्ड क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? बीटा रेड, रेड कलर की फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगी बीटा वॉयलेट से। क्यों? क्या रीज़न होगा? सिंस लैम्डा आर इज़ ग्रेटर दैन लैम्डा वी। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको याद। ये भी पूछा जाता है कि शेप ऑफ द फ्रिंजेस कैसा होगा। देखिए ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैंने इसलिए रोक के रखा है। ये सोर्स स्लिट है, ये S1 S2 स्लिट्स हैं जो कोहेरेंट सोर्सेज जैसा काम कर रही हैं, और ये फ्रिंज पैटर्न अगर स्लिट फॉर्म में है तो आप देख रहे हैं कि स्लिट के पैरेलल ही फ्रिंज पैटर्न में जो ये फ्रिंजेस मिलती हैं ये ऐसे ही दिख रही हैं, इसके सामने स्ट्रेट लाइन। तो स्लिट अगर यूं है, जैसे आपके पास ये मैं बना लूँ, ये दोनों स्लिट हैं, यहाँ स्क्रीन है, तो स्लिट के पैरेलल स्क्रीन है और उन्हीं
उस स्क्रीन पर पैरेलल लाइंस के फॉर्म में फ्रिंज पैटर्न मिलता है। ठीक, तो फ्रिंज पैटर्न का शेप इसमें आप देख भी रहे हैं। अगर ये स्लिट ना बना के केवल पिन होल होते, तो पिन होल होते और ये राइट बाइसेक्टर लाइन जा रही है, तब इसका शेप कैसा होता? हाइपरबोलिक। और हाइपरबोलिक शेप में अगर ये डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट बहुत ज़्यादा है फ्रिंज विड्थ से, तो बीच का पोर्शन कैसा दिखता? एकदम पैरेलल लाइन वाला। हाँ, अगर थर्ड केस भी आपको जानना है कि ये S1 S2 ऐसे ऐसे पिन होल ना हो गए। पिन होल का मतलब समझ रहे हैं? बजाय स्लिट काटने के केवल पिन से होल बना दिया गया। तो अगर ये होल्स होते और उसके सामने ऐसे स्क्रीन, तो आपको हाइपरबोलिक पैटर्न मिलता। और अगर ये होल ऐसे ऐसे ना हो के इसी लाइन में होते, तब आपको सर्कुलर रिंग्स मिलती। जैसे ये आपके पास स्लिट है और स्लिट के बाद से आपके पास ये S1 S2 ये मिलते दो सोर्स, और यहाँ पर स्क्रीन होता। तो S1 से जाने वाली लाइट और S2 से जाने वाली लाइट, अगर इनके बीच का पाथ डिफरेंस, मान लीजिए ये C पॉइंट है, इनके बीच का पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा होता, तो लैम्डा किसका होता है? मैक्सिमा के लिए, तो सेंटर पे मैक्सिमा मिलता, और उसके बाद आपको मिलता डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, तो सर्कुलर। तो S1 S2 अगर एक सीध में है, सोर्स की सीध में, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्रीन है S1 S2 के प्लेन के, तो सर्कुलर। और अगर S1 S2 होल है, पिन होल, और उनके पैरेलल जो स्क्रीन लगा हुआ है, तो वो स्क्रीन, उसके ऊपर जो मिलने वाली फ्रिंजेस का शेप होगा वो होगा हाइपरबोलिक। यानी S1 S2 अगर ऐसे ऐसे हैं और ये स्क्रीन है, पिन होल है ये, ओके, और ये राइट बाइसेक्टर, ये सोर्स है, तब यहाँ पर कैसे मिलती हैं फ्रिंजेस? वो फ्रिंजेस होती हैं इस तरीके से। ये फर्स्ट वन, ये इधर से फर्स्ट वन, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और यहाँ से हाइपरबोलिक। ऐसे ही जितनी ऊपर बनती है सेंट्रल बैंड से, उतनी ही नीचे, तो ये हाइपरबोलिक फ्रिंजेस ऐसे बनती हैं। क्लियर? तो हमने देखा इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कितनी होती है, उनकी विड्थ कितनी होती है। और भी अगर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिमाग में आते हों तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। मैं आगे अगले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर फिर हाजिर होंगी। थैंक यू।